सबसे पेचीदा राजनीति, उलझन भरी रणनीति, जाति मजहब के समीकरण, हर तरफ सियासी आक्रमण, 403 सीट के लिए रण, किस दल का क्या प्रण? यूपी में बहने लगी चुनावी बयार। जनता की अदालत हो रही तैयार। किसका होगा बेड़ा पार? गेम्स ऑफ गद्दी। नमस्कार, हमारी चुनावी पेशकश गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। उत्तर प्रदेश में मौसम के बदलते मिजाज के साथ साथ सियासी फिजाओं की रंगत भी बदलने लगी है। चुनावी आहट के बीच में बयानबाजी दस्तक दे चुकी है और आरोप प्रत्यारोप के जरिए अब जंग जीतने की बिसात बिछाई जा रही है। सवाल सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे की सत्ता का है, लिहाजा मुद्दे भी उछाले जा रहे हैं और लगातार नीतियां भी उसी दिशा में बनाई जा रही हैं। लखनऊ की गद्दी हासिल करने के लिए हर कोई जनता का दिल जीतने का तरीका तलाश रहा है। इसीलिए जाति के सहारे, मजहब के जरिए सियासी जमीन पर पांव जमाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत अब चुनाव की तरफ बढ़ रही है। बरसात के मौसम के बीच अब बयानों की बारिश भी हावी होने लगी है। राजनीति धीरे धीरे चुनावी रंग में रंगने लगी है और इसी रंग में रंगने के लिए हर दल अपनी अपनी तैयारी कर रहा है। मुद्दों के साथ साथ जनता का दिल जीतने के लिए रणनीति तैयार हो रही है और कोई एक दूसरे को आईना दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा है। ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पथ को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। इसी तरह लगातार डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई। अब मुझको लगता है कि जिन लोगों ने विपक्ष के खुद से कोई वादा पूरा न किया हो, उनका भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में हास्यास्पद लगता है। और मुझको लगता है कि योगी सरकार ने जितना काम किया है 4.5 वर्ष में, उतना पिछली किसी सरकारों ने नहीं किया होगा। संकल्प पत्र के सहारे सवाल जवाब की सियासत चल रही है। मकसद एक दूसरे की पोल खोलना और लखनऊ की गद्दी हासिल करना है। लिहाजा वो तमाम मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिनकी बदौलत जनता के बीच पकड़ बनाई जा सके। बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, तो आखिरकार इन्हें बताना चाहिए कि ज़मीन पर कितना पहुंचा है इन्वेस्टमेंट। तो ये तो वो सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हैं तो चेहरा ले आएँ, कोई भी नाम ले आएँ, कोई भी, जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। सरकारी नौकरी के साथ प्रवासी भारतीयों को रोजगार दिलाने का प्रश्न रहा हो। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में चर्चा का विषय बना है और मैं समझता हूं कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं उन्हें खुद का विश्लेषण करना चाहिए। आज
जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसने 4 वर्ष में 4 लाख नौकरियों को देने का काम किया है। दावों और वादों की इस सियासी विसात के बीच यूपी में धर्म और आस्था के सहारे भी हर कोई राजनीतिक समीकरण साध रहा है। उसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश के लिए गाना तैयार किया है और इसी गाने के जरिए जीत का सपना भी देखा जा रहा है। शिक्षा का खर्चा होगा अखिलेश आपके आने से, छात्रों को मिलेगा लैपटॉप अखिलेश आपके आने से, मुरलीधारी कृष्ण बदल कर भेष आ रहे हैं, मुरलीधारी कृष्ण बदल कर भेष आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी ने मुरलीधारी कृष्ण बताया तो सियासी संग्राम छिड़ गया। विरोधियों ने इसे हाथों हाथ लिया और अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया। किसी भी पार्टी और किसी भी नेता को धार्मिक प्रतीकों से, धार्मिक भावनाओं से खेलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। इस तरीके की चीजें कहीं न कहीं जनमानस में ठेस पहुंचाती हैं, गलत संदेश पहुंचाती हैं। क्या श्री अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण से ऊपर है कि उन्होंने उनका रूप रख लिया? सपा ने भाई अखिलेश को स्थापित करने के लिए जो कार्य किया वो उनका कर्तव्य है, लेकिन कृष्ण से, राम से तुलना करने से भारतीय जनता पार्टी को ही एक मुद्दा मिलेगा और ऐसा करके सपा एक बार फिर भाजपा के पिच पे खेलने की गलती कर रही है। राम भक्तों के खून से सरयू को लाल करने वाले, पंचकोसी परिक्रमा को रोकने वाले, अपने कार्यकाल में दुर्गा पूजा ठीक से नहीं करने देने वाले आखिर कृष्ण भक्त कैसे हो सकते हैं? कृष्ण का रूप धारण करके जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के चरित्र को समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र समाजवादी पार्टी को विकास के रास्ते से नहीं डिगा सकता। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा, यहाँ बढ़ती हुई बेरोजगारी का जवाब देना होगा, यहाँ बढ़ती हुई महंगाई का जवाब देना होगा, हुई कोरोना से हुई मौतों का जवाब देना होगा, नदी में तैरती लाशों का जवाब देना होगा। धर्म के सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का पुराना चलन है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने जिस तरह भगवान कृष्ण का सहारा लेने की तैयारी कर ली है, उससे ये साफ है कि अब हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तरकीब निकाल रहा है और सिर्फ वही मसले उठा रहा है जिनके जरिए वोट भी मिल जाएं और माहौल भी बन जाए। यूपी में चुनाव को लेकर रणनीति साफ दिखने लगी है। अब दिलचस्पी इसी बात की है कि आखिर जनता किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये 403 सीटों का दंगल इसीलिए में हर कोई पूरी ताकत झोंक देता है। यूपी की राजनीति एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे पर भी लौट आई है। सियासी जमीन मजबूत करने के लिए विरोधियों ने मंदिर की जमीन के भ्रष्टाचार का मसला उठाकर प्रहार किए हैं। सवाल लगातार दागे जा रहे हैं, तोहमत जड़ी जा रही है कि कोई इतिहास याद दिला रहा है तो कोई वर्तमान में हावी होकर भविष्य में कामयाबी हासिल करने का सपना संजोए है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार इस मंदिर के रथ पर हर दल सवार है। बीजेपी मंदिर निर्माण के जरिए फ्रंट फुट पर आने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष ने जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। ये एक जमीन खरीदी है भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने। ये जमीन 20 फरवरी को खरीदी गई और इस जमीन का दाम है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए में खरीदी गई 35,60,000 की ये जमीन। और आपको जानकर हैरानी होगी, 11 मई को यही जमीन बीजेपी के नेता ने, मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी। अब आपको समझ में आया आपके चंदे का क्या हो रहा है?
सारे कागजात हैं। 20 लाख में ज़मीन खरीदा और 2.5 करोड़ में बेच दिया। तो आप बताइए, जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा लंबरदार बताते हैं, जो लोग सबसे बड़ा झंडा उठाए हैं राम मंदिर और राम सेवक होने का, आज वो सबसे ज़्यादा प्रभु श्री राम को ठग रहे हैं, उनको छल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जमीन खरीद से जुड़े भ्रष्टाचार का मामला पिछले 1 हफ्ते से उत्तर प्रदेश में गर्म है और इसका असर देश की सियासत पर भी पड़ रहा है। चुनावी जंग से नेता अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए मंदिर की जमीन का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन। जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए अपने खून पसीने की कमाई दी, अपना पेट काट कर पैसा दिया कि प्रभु श्री राम का मंदिर बने, ये उनकी भावनाओं को आहत करने वाला काम ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्टी द्वारा किया गया है। इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में जो उसकी मालकियत लिखी गई है जमीन की, वो 5 करोड़ रुपए, 5.25 करोड़ रुपए है। भाई अगर 5.25 करोड़ रुपया मालकियत है, आप 6 करोड़ में ले लेते, 7 करोड़ में ले लेते, 8 करोड़ में ले लेते, 9 करोड़ में ले लेते। आप बताइए, आप लोगों की खून पसीने की कमाई को, लोगों की भावनाओं को आपने बेच दिया। मंदिर के लिए जमीन खरीदने और बेचने के मामले में सियासी खेल पूरी रणनीति के साथ खेला जा रहा है। असल में मसला सिर्फ मंदिर का नहीं, बल्कि सियासी महाभारत का है। लिहाजा आरोपों की धार तेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ऐसे में जिन पर आरोप लगे हैं, उनकी सफाई भी बार बार आ रही है। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। चुनावी जंग में धर्म और आस्था के सहारे जीत हासिल करने की बिसात बिछाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। ऐसे में मुद्दा राम मंदिर से जुड़ा है तो सवाल पूछने में कसर कोई नहीं छोड़ना चाहता। राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ था भारत सरकार के द्वारा। देश के प्रधानमंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि उनके द्वारा गठित ट्रस्ट में जो घोटाले हो रहे हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। राम मंदिर न्यास को प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। मंदिर निर्माण को लेकर विरोधी हर रोज भ्रष्टाचार का नया मुद्दा ला रहे हैं और निशाने पर मंदिर ट्रस्ट के साथ साथ बीजेपी की सरकार है। लिहाजा सत्ता पक्ष की तरफ से आक्रमण होना भी लाजमी है, क्योंकि मौसम चुनाव का है और सवाल गद्दी का है। श्री अखिलेश यादव जी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार की सत्ता रहते हुए निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई गई, अयोध्या में खून की होली खेली गई और श्री अखिलेश यादव जी को नैतिक अधिकार नहीं है इस पर कुछ बोलने का। और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, इससे श्री अखिलेश जी हों, श्री राहुल गांधी जी हों, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी हों या जो राम मंदिर विरोधी नेता हैं, उनको बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो मंदिर निर्माण में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने सदैव श्री राम जन्मभूमि स्थान के बारे में भ्रम पैदा किया है। कभी वो लोग कहते रहे कि जो है वो राम सेतु एक काल्पनिक विषय है, और इस प्रकरण में भी उन लोगों ने गलत तथ्यों के आधार पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, और ये साजिश बहुत सदियों से वो करते आ रहे हैं। मंदिर का मुद्दा बेहद अहम है। बीजेपी हमेशा से मंदिर आंदोलन के जरिए जनता का दिल जीतने की कोशिश करती रही, और अब जबकि मंदिर निर्माण हो रहा है तो इसे भी वो अपनी कामयाबी का हिस्सा मान सकती है। लेकिन विरोधी जिस अंदाज में सवाल उठा रहे हैं, उससे साफ है कि इस बार भी चुनावी संग्राम में राम मंदिर अहम रोल निभाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों में घोटालों के आरोप को लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों में घोटाला होने का दावा कर रहे हैं,
तो वहीं दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट इन आरोपों का खंडन करते हुए राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा अब तक खरीदी गई सभी जमीनों की डिटेल राम जन्मभूमि ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दी गई है, लेकिन उसके बावजूद सियासत लगातार जारी है। सियासी समीकरण साधने के लिए हर मुद्दा तलाशा जा रहा है और हर मुद्दा भुनाया भी जा रहा है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में यह मुद्दा किसकी राजनीति में जीत का रंग भरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शायद ये पार्टियां समझती हैं कि सियासत का उसूल ये कि माहौल बनाए रखिए। 2007 में यूपी की सत्ता पर दमदार तरीके से काबिज हुई बीएसपी 2012 के बाद आगे नहीं बढ़ पाई, कई बार तो खाता भी नहीं खोल पाई। कुछ नेताओं को मायावती ने खुद साइडलाइन कर तो दिया है, लेकिन कई ने बगावत का झंडा बुलंद कर लिया। ऐसे में 2022 का चुनाव मायावती अब किस रणनीति के साथ लड़ेगी, हाथी कितना मजबूत होकर उभरेगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। यूपी की सत्ता में इस बार मायावती के हाथी की चाल कैसी होगी, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि बीएसपी चुनावी तैयारी से ज्यादा बगावत में ज्यादा बिजी लग रही है। पहले मायावती ने रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और फिर पार्टी के 6 विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर सियासी बेचैनी बढ़ा दी। बगावत जब मैंने किया था तब उनको लगा था कि हमको बहुत ऊंचा मिल जाएगा, और जब उन लोगों को पार्टी से निकाला गया जो मान्यवर काशीराम जी के ज़माने के हैं, तब आज उनको यह एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई चीज़ सुनने वाला नहीं। एक हमारे जो जज होते हैं, जज साहब भी एक बार आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं, यहाँ तो ये भी नहीं पूछा जाता। बीएसपी के जिन विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, हालांकि मायावती उन्हें पहले ही पार्टी से निष्कासित कर चुकी हैं, लेकिन बागी विधायकों ने नया दल बनाने का ऐलान कर बीएसपी की परेशानी जरूर बढ़ा दी है। लोग एक दल बनाएंगे और हमारे दल के जो नेता डिसीजन लेंगे उस दल में हम लोग जाएंगे। अच्छा, कौन सी ऐसी बात थी जिससे आपको लगा कि बसपा आपको सम्मान नहीं कर रही? आपको सबसे बढ़िया इसका जवाब हमारे रामअचल राजभर जी और माननीय लालजी वर्मा जी दे। बगावत करने के बाद बीएसपी से निकाले गए विधायकों ने नया दल बनाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हाल ही में पार्टी में निकाले गए लालजी वर्मा ने फिलहाल ऐसे किसी भी ऑफर से इनकार किया। ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है और न इस संबंध में असलम रायनी से मेरी वार्ता हुई है। मेरा ये मानना है कि ये उन्होंने जो कहा है अभी इसमें कोई अस्तित्व नहीं है, कोई दम नहीं। मायावती ने भले ही लालजी वर्मा को पार्टी से निकाल दिया हो, लेकिन वो भविष्य में किसके साथ जुड़कर राजनीति करेंगे इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। अभी हम अपने सभी साथियों से, समर्थकों से और विशेष रूप से हमारे ज़िले के हैं माननीय श्री रामअचल राजभर जी, हम सब लोग आपस में सहमति करके और जो अगला कदम उठाना होगा निश्चित ही उठाएंगे और निकट 1 महीने के अंदर हम लोग फैसला लेंगे। इस बगावत के बीच ही अंबिका चौधरी ने भी बीएसपी छोड़ दी है। चौधरी ने इस्तीफे में अपनी अनदेखी की बात कही और खत के जरिए सवाल भी दागे। अंबिका चौधरी ने लिखा, जनवरी 2017 से मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझको जब भी छोटा बड़ा कोई उत्तरदायित्व दिया गया उसका पूरी लगन से मैंने निर्वाह किया। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद अज्ञात कारणों से पार्टी की किसी मीटिंग में मुझे छोटा बड़ा कोई उत्तरदायित्व भी नहीं सौंपा गया। इस स्थिति में मैं अपने को पार्टी में उपेक्षित और अनुपयोगी पा रहा हूं। चुनावों से पहले बसपा का कुनबा बिखर रहा है। आखिरकार ये मायावती की कौन सी रणनीति है और इससे बसपा के सियासी सेहत और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण कितने बदलेंगे? मायावती की पार्टी में मची भगदड़ कई सवाल खड़े कर रही है और इन सवालों का चुनाव में कितना असर पड़ेगा इसे लेकर हर किसी की अलग अलग राय है। जिस वक्त चुनावी बिगुल बजने के करीब हो, सारे दल चुनावी मोड में आ चुके हैं, ऐसे समय बसपा सुप्रीमो मायावती का अपनी पार्टी के बड़े दलों के नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना ये घाटे का सौदा साबित हो सकता है। चुनाव करीब हैं और बीएसपी की रणनीति अब तक साफ नहीं हो सकी है, जबकि पार्टी के अंदर खलबली जरूर मची है। ऐसे में सवाल इसी बात का है कि आखिर 2022 की जंग में हाथी कितना दम दिखाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्ष के पास आरोपों का सहारा है तो सत्ता पर काबिज बीजेपी को जवाब भी देना है और सरकार के कामकाज का हिसाब भी देना है। लिहाजा इसी हिसाब से रणनीति भी बनाई जा रही है। सरकार और संगठन दोनों मिलकर तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। कसरत 2017 वाली कामयाबी दोहराने की है, लेकिन नतीजे कैसे आएंगे इसे लेकर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी की सरकार कोरोना से निपटने के साथ साथ अब चुनावी समीकरण साधने में जुट गई है। इस महीने की शुरुआत में सरकार और संगठन की समीक्षा करने के बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष एक बार फिर लखनऊ पहुंच रहे हैं। 21 और 22 जून को बैठकों का दौर चलेगा और चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी में लगातार मंथन का दौर जारी है और यही वजह है कि बीते दिनों बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव भी किए गए हैं। इस बड़े बदलाव के बाद ही केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह का लखनऊ दौरा भी है। माना यह जा रहा है कि संगठन में बदलाव के बाद ये दोनों ही संगठन के बड़े नेता आगामी चुनाव को लेकर मंथन करने वाले हैं। चुनावी जंग में उतरने से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियों को धार देने की बिसात बिछा दी है, इसलिए संगठन में कुछ बदलाव किए गए हैं। नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें एमएलसी ए.के. शर्मा का नाम भी शामिल है। ए.के. शर्मा को पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि उनके अनुभव का पूरा फायदा मिलेगा। जरूरत पड़ने पर जो परिवर्तन करना होता है वो भी करते रहते हैं। पार्टी के विभिन्न अभियान भी लगातार चलते रहते हैं। हम सब पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी लोग मिलकर उन सब अभियानों को जैसा केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व की तरफ से निर्देश मिलता है उसको जाकर उन अभियानों को पूरा करने का काम करते हैं। संगठन में अब उनको भी जिम्मेदारी मिली है। स्वाभाविक रूप से एक लंबा अनुभव उनका भी प्रशासनिक क्षेत्र का भी रहा है। इस समय भी कोविड के काल में भी उन्होंने काफ़ी लगातार अपनी सक्रियता बनाकर रखी है। स्वाभाविक रूप से उनके अनुभव का लाभ पार्टी को संगठनात्मक दृष्टि से भी मिलेगा। बीजेपी पूरा प्लान बनाकर मैदान में उतर रही है और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साफ कर दिया है कि चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और सरकार ने जो भी काम किए हैं वो जनता के बीच लेकर जाएंगे। तो वो सरकारें भी थीं जो चीनी मिलों को, गन्ना मिलों को बेच रही थी। आज 119 जो चीनी मिलें हैं उनका सफल संचालन इन 4 वर्षों में किया गया है। आज उत्तर प्रदेश जो है वो इथेनॉल उत्पादन में जो है वो यूपी देश में नंबर 1 बना हुआ है। गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। गेहूं का जो है वो भुगतान हुआ है, धान का भुगतान हुआ है। ये सरकार एक पारदर्शी सरकार है, रोजगारोन्मुख सरकार है। हम पिछले आने वाले दिसंबर तक 1 लाख और सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं। विकास को मुद्दा बनाकर बीजेपी जनता के बीच जाने का दावा कर रही है और मौजूदा हालात में सत्ता पक्ष की तैयारी भी उसी हिसाब से बन रही है। लेकिन भाजपा है, बहुत बड़ा दल है, ये गठबंधन की भी बात कर रही है और जातीय समीकरण जो उत्तर प्रदेश में हर चुनाव में आता है, काम आता है, उसी की रणनीति तय की जाती है, उस पर भी भाजपा काम कर रही है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि भाजपा अगले चुनाव में नेतृत्व की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन अपने संगठन की बदौलत और जो रूठे लोग हैं उनको मना करके चुनाव में बेहतर तरीके से कूदने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सियासत के तमाम समीकरण साध रही है और जातीय संतुलन बनाने की भी कोशिश जारी है। इसी कड़ी में जितिन प्रसाद को भी पार्टी में शामिल किया गया है और जितिन भी नए दल में नए तरीके से काम करने को तैयार हैं। नहीं, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, मगर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो देश और प्रदेश के काम हुए हैं, कार्य हुए हैं और नेतृत्व है मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का, आप देखिएगा जनता का पूर्ण विश्वास और भरोसा फिर से जो योजनाएं पूरी होनी है और आने वाले 5 वर्ष में नौजवानों के भविष्य की जो सुनहरे योजनाएं सुझाई जा रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ही उनकी पूर्ति हो सके। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष ने बिसात बिछा दी है और अब देखना होगा कि 2017 जैसी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी क्या क्या कदम उठाती है और जो चुनौतियां हैं उनका सामना कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो 22 के दंगल से पहले शहमात का खेल शुरू हो चुका। राजनीति क्या, फलसफा ये है कि ऐसी नीति बनाओ कि राज कर सको। इसी फलसफे पर सभी दल ये सपना संजोए हैं कि जीत तो हमारी होगी। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।